नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंग रेज दा विंची रिजॉल्व पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम चौथा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम रिजॉल्व सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। सबसे पहले हम रिजॉल्व को सही से कॉन्फ़िगर करेंगे। कुछ सेटिंग्स इसमें वन टाइम सेटिंग्स है कि केवल एक बार करनी पड़ती है जब फ्रेश इंस्टॉल होता है, और कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो हर बार जब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तब करना होता है। अब जैसे मैंने रिजॉल्व यहाँ पे ओपन करा, ये स्टूडियो वर्जन है, और स्टूडियो मतलब जो पेड वर्जन होता है, ओरिजिनल लाइसेंस जो है, इस एक वर्जन में आप 2 कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अंदर जाके मैं दिखाऊंगा, ऑप्शन होता है, अंदर से जाके चेक कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो किसी एक को डिसेबल करके आप करंट मशीन पे चालू कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि एक बार ओरिजिनल लाइसेंस हासिल करने के बाद आने वाले सारे रिजॉल्व के अपग्रेड्स फ्री अपग्रेड होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं 18.6 यूज कर रहा हूँ, तो जब 19 वर्जन आएगा वो भी मेरा फ्री अपग्रेड होगा। मतलब जीवन में एक बार रिजॉल्व खरीद लो या किसी हार्डवेयर के साथ ओरिजिनल स्टूडियो वर्जन जब मिलता है तो आने वाले सारे वर्जन फ्री अपग्रेड होते हैं और इसको 2 कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं। जब आप रिजॉल्व बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो, कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद पहली बार रिजॉल्व ओपन करते हो, रिजॉल्व एक सेल्फ टेस्ट चलाता है। मतलब कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, रैम चेक करता है कि जो भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए ये मुनासिब है या नहीं। जैसे फर्स्ट टाइम आपसे पूछता है कि वीडियो आप इंपोर्ट कहाँ से करोगे, तो जनरली अगर आप कुछ नहीं बताते तो वो सी माई डॉक्यूमेंट वीडियोस फोल्डर को चुन लेता है। हालांकि हम सी माई डॉक्यूमेंट वीडियोस में वीडियो रखते नहीं है, किसी बड़ी ड्राइव या दूसरी जगह होता है अदर देन सी, मतलब सी के अलावा। उसी तरीके से ये आपसे पूछता है कि आप एचडी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, फुल एचडी पे करोगे या 4K पे करोगे, यूएचडी पे करोगे। तो जैसे नॉर्मली हमने फुल एचडी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये सेल्फ टेस्ट रन करता है और ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर को चेक करता है। अगर मान लो मिनिमम रिक्वायरमेंट या जो भी फुल एचडी 4K के प्रोजेक्ट के अनुसार आपका प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड पावरफुल है तो ग्रीन टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, और नहीं तो जो भी एरर देगा कि ये ग्राफिक कार्ड कंपेटेबल नहीं है या रैम कम है, तो वो आपको हार्डवेयर इशू सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो सारी चीज़ें ठीक हैं और रिजॉल्व आगे सेल्फ टेस्ट करने के बाद सब ओके करके आगे आ जाता है, तो वो आपको एक बना बनाया डाटाबेस देगा। मतलब डाटाबेस बनाने के लिए आपसे नहीं पूछेगा कि आप डाटाबेस कहाँ बनाओगे, वो जनरली एक नया डाटाबेस आपको बना के देगा। और जो नया डाटाबेस बना के देगा वो इस फोल्डर में आता है, जनरली इस फोल्डर में आता है। अगर आप नाम देखोगे सी यूजर, जो भी आपका यूजर होगा, मान लो सतीश, रमेश करके जो भी आपने कंप्यूटर में लॉगिन करेगा, फिलहाल जैसे मेरा जो माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर है वो घोष नाम से। तो जब फर्स्ट टाइम रन होता है तो वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में आके अपना डाटाबेस बनाता है पहली बार। तो अगर मैं अपने एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग के काम का डाटाबेस, जो कि रिजॉल्व की सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, वो इस वाली जगह पे बिल्कुल अंदर छोड़ दूं, जैसे सी यूजर, यूजर का नाम, ऐप डाटा, रोमिंग, ब्लैक मैजिक डिजाइन, दा विंची रिजॉल्व सपोर्ट, रिजॉल्व डिस्क डाटाबेस, रिजॉल्व प्रोजेक्ट। तो अगर मान लो किसी वजह से विंडो करप्ट होती है तो मेरा ये फोल्डर लॉक हो सकता है, तो मैं डाटाबेस से हाथ धो बैठूंगा, सारे प्रोजेक्टों से हाथ धो बैठूंगा। प्लस अगर मान लो विंडो फंस गई, किसी तरीके से विंडो इंस्टॉल करके पुराना वाला ये वाला फोल्डर मैंने रिकवर कर लिया, तो ये फोल्डर में से मैं कुछ निकाल नहीं सकता, क्योंकि सारी सेटिंग या सारे प्रोजेक्ट के जो नाम होते हैं वो न्यूमेरिक नंबर में होते हैं। क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूँगा कि इवेंट डे 1 डे 2 करके, तो ऐसे नाम नहीं दिखाएगा, वो न्यूमेरिक नंबर होता है। तो मैं सिर्फ फोल्डर के अंदर अगर घुस के चेक करूंगा मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है, नहीं दिखेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इस वाले प्रोजेक्ट फोल्डर को, डाटाबेस फोल्डर को किसी चालू रिजॉल्व में जोड़ना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सीधा डाटाबेस फोल्डर को एक्सेस करूं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। डाटाबेस फोल्डर के अंदर क्या है, क्या सेटिंग है, क्या कीबोर्ड शॉर्टकट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये केवल और केवल इसको किसी दूसरे चालू रिजॉल्व सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ने पर ही दिखता है। और अगर आपके पास ऐसे किसी दूसरे कंप्यूटर पे रिजॉल्व को जोड़ने की व्यवस्था नहीं है, आपका एक ही कंप्यूटर था, वो विंडो फंस गई या रिजॉल्व फंस गया, आपके पास केवल डाटाबेस फोल्डर है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको वो फोल्डर कहीं ना कहीं चालू रिजॉल्व में जोड़ना ही पड़ेगा। तो इस नौबत से बचने के लिए इसका एक वे अराउंड है कि काम के दौरान ही जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका एक कॉपी माई प्रोजेक्ट करके, जैसे मैंने फोल्डर कौन कौन से जरूरी होते हैं बनाना बताया था, तो उस वक्त एक फोल्डर का नाम बताया था माई प्रोजेक्ट, तो माई प्रोजेक्ट में सेव कर लो। माई प्रोजेक्ट में डीआरपी सेव हो जाती है, तो वो डीआरपी फाइल आप कहीं पे भी इजीली खोल सकते हो। मतलब आपको डाटाबेस फोल्डर किसी दूसरे रिजॉल्व में जोड़ने की मजबूरी खत्म हो जाएगी, आप सीधा डीआरपी फाइल को डबल क्लिक करके या इंपोर्ट करके काम शुरू कर सकते हो। तो जनरली
ये जो पर्टिकुलर अंदर वाला डाटाबेस का फोल्डर है डिफॉल्ट, जब पहली बार रिजॉल्व चलता है, जो ये हमें पहले बना के देता है फर्स्ट टाइम, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए। जैसे मैं अब आगे बताऊंगा कैसे डाटाबेस का फोल्डर बनाते हैं या लिंक करते हैं, सेम उसी तरीके से एक नया डाटाबेस का फोल्डर बना लो और अपने बनाए हुए डाटाबेस फोल्डर पर ही काम करो, क्योंकि आपको पता है आपका डाटाबेस फोल्डर आपने कहाँ बनाया है और उसका बैकअप लेना है इन केस अगर मुझे किसी दूसरी मशीन पे जोड़ना है, क्योंकि उसी में सारा काम होता है, उसी फोल्डर का बैकअप लेना है। तो इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि डाटाबेस फोल्डर में हम डाटाबेस के साथ रिजॉल्व में हम क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल रिजॉल्व ओपन करते ही सबसे पहला जो इंटरफेस हमारे पास आता है वो ये वाला आता है। यहाँ पे हमें डाटाबेस और प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। डाटाबेस दरअसल इस साइड है, ये डाटाबेस चल रहा है मेरा और ये मेरे करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो सबसे पहले जोड़ने से शुरू करते हैं। जैसे करंटली मेरा एक जुड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे जो आई आइकन है इंफॉर्मेशन डिटेल्स, इस पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ मेरा कहाँ से चल रहा है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिजॉल्व के अंदर डाटाबेस का फोल्डर बनाना होता है, देखो वहीं जुड़ा हुआ है ये अभी। फिलहाल मैं इस वाले डाटाबेस को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि इस वाले डाटाबेस को मतलब छेड़ूंगा कहने का मतलब मैं इसको अनलिंक नहीं करूंगा और नया डाटाबेस नहीं बनाऊंगा, पुराने को ही इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आप लोगों को तो नया डाटाबेस बना के जोड़ने का एग्जाम्पल दिखाना, तो हम एक काम करते हैं, हम एक नया डाटाबेस बना लेते हैं, इसी के साथ साथ एक और डाटाबेस बना लेते हैं। जैसे ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है, जैसे हमने कहा ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, तो यहाँ पे एक विंडो आ गई ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी की, जो कि हमसे नाम पूछ रहा है कि किस नाम से बनाए प्रोजेक्ट और कहाँ पर बनाए, ब्राउज। तो मैंने इसे कहा न्यू, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसको ना तो मिटा रहा हूँ, ना ही अनलिंक कर रहा हूँ, ना ही जोड़ रहा हूँ। मैं एक नया बनाऊंगा और नए के अनलिंक करूंगा, नए को जोड़ूंगा, तो देखते कैसे होता है। तो जैसे मैंने कहा न्यू डाटाबेस, तो मैंने न्यू डाटाबेस करके एक प्रोजेक्ट डाटाबेस फोल्डर बना रहा हूँ और इसको मैं वहीं पे बना रहा हूँ जहाँ पे मेरा मेन डाटाबेस है। जैसे मैं रिजॉल्व में गया, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं लार्ज आइकन कर देता हूँ। रिजॉल्व, जैसे मैंने कहा था पहले 3 फोल्डर बनाने, फिर पहले वाले रिजॉल्व के अंदर 4 फोल्डर बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं 01 न्यू डाटा बेस, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब जो नया डाटाबेस बनेगा वो यहाँ बनेगा। इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट फोल्डर, और मैंने जैसे ही बोला क्रिएट, तो मेरे पास एक और डाटाबेस आ गया, न्यू डाटाबेस। क्योंकि ये डाटाबेस मैंने अभी ताजा बनाया है और इसमें कोई काम शुरू नहीं करा, तो देखो ये ब्लैंक आ रहा है। एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाने को दे रहा है और कोई भी प्रोजेक्ट मेरा पहले का किया हुआ काम यहाँ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं पुराने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो मेरा पुराना काम दिख रहा है, नया डाटाबेस, दोनों जुड़े हैं। तो हम देखते हैं कि 2 डाटाबेस के बीच में कैसे काम होता है, और 2 डाटाबेस रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। आप एक में काम करो और एक ही का बैकअप मेंटेन करो, वही ज्यादा बढ़िया चीज है। यहाँ सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया कि पुराना डाटाबेस मैंने नहीं हटाया, कि नया डाटाबेस जोड़ते कैसे हैं या बनाते कैसे हैं। जैसे न्यू में गए, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये पूछता है किस नाम से बनाऊं, कहाँ पे बनाऊं, एक नया फोल्डर बना लो और वहां जाके सेव कर दो। तो डाटाबेस देखो अब लिंक हो गया आपका। ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो दिखा देगा ये वाला डाटाबेस चल कहाँ से रहा। देखो डी डाटा रिजॉल्व न्यू डाटाबेस, ये फाइलें आ गई। अब हमारे पास एक सही तरीके से जुड़ा हुआ डाटाबेस है। जैसे रिजॉल्व का ये होम पेज है, तो यहाँ पे इस तरफ डाटाबेस है, हमने एक नया डाटाबेस बनाया इस बटन से ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी करके। और अगर हमें चेक करना है यहाँ पे डाटाबेस कहाँ से चल रहा है, तो मैं ओपन फाइल लोकेशन करके चेक कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक मेरा पुराना डाटाबेस है, एक नया डाटाबेस है। पुराने डाटाबेस में कुछ काम करा हुआ है, नए डाटाबेस में अभी खाली है। अब नए डाटाबेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ब्लैंक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये रहा ब्लैंक प्रोजेक्ट। हम यहाँ से जैसे न्यू फाइल न्यू प्रोजेक्ट होता है उस तरीके से ये इसके डबल क्लिक करने पे हम ब्लैंक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मान लो 2023 का मैंने सारा काम इस फोल्डर में इकट्ठा कर रखा है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट 2023। मैं जैसे माई कंप्यूटर में अप एंड डाउन करते हैं, इन अक्षरों को क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं एक फोल्डर के अंदर या बाहर निकल सकता हूँ। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए पुराना प्रोजेक्ट था और ये टेस्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, टेस्ट प्रोजेक्ट है, इसको राइट क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C, तो नए डाटाबेस में जाके 2023 के फोल्डर में मैं टेस्ट को मैं इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। मतलब एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भी डाटा कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। अब जैसे मैं नए डाटाबेस में आ गया हूँ, यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करा तो मैं नया प्रोजेक्ट इस वाले रेड वाले बटन से भी बना सकता हूँ। नया प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से भी बना सकता हूँ, न्यू फोल्डर यहाँ से भी बना सकता हूँ, ऊपर से भी न्यू फोल्डर बना सकता हूँ। उसी तरीके से इनके आइकनों को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ।
या किसी प्रोजेक्ट को कॉपी प्रोजेक्ट 2 करके भी मैं ले जा सकता हूँ। कॉपी कमांड यहाँ पे भी दिया हुआ है, कॉपी प्रोजेक्ट 2, न्यू फोल्डर। आइकन छोटे बड़े करने हो तो पॉसिबल है। शॉर्ट बाय नेम, डेट, मॉडिफाइड टाइमलाइन, फॉर्मेट। अब जैसे पुराने प्रोजेक्ट में मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट है तो यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा अरेंज बाय नेम, तो ये सारे प्रोजेक्ट बाय नेम अरेंज हो गए। डेट मॉडिफाइड, जिस दिन बने हैं, नए से पुराना। टाइमलाइन, जिसमें जितनी ज़्यादा टाइमलाइन है उस हिसाब से। फॉर्मेट मतलब फुल HD 4K, उस हिसाब से फॉर्मेट। फ्रेम रेट के हिसाब से टाइमलाइन अरेंज कर देगा, प्रोजेक्ट अरेंज कर देगा। जैसे 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS या 60 FPS। तो यहाँ पे नाम है, आई दबाएंगे तो उनके नाम इंडिविजुअल आने शुरू हो जाएंगे। किस रेजोल्यूशन के बने हुए हैं ये बताना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से लिस्ट मोड में देखना है तो मैं लिस्ट मोड में देख सकता हूँ। इनको शॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे फुल HD के प्रोजेक्ट है सारे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट देखो 24 FPS, 25, 30, 25, 60 ऐसे हैं, तो मैं यहाँ पे इनको अरेंज बाई फ्रेम रेट भी कर सकता हूँ। आइकन मोड में देखना है तो दोबारा ऐसे कर सकता हूँ। नए प्रोजेक्ट में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काम कम करा हुआ है, खाली है, तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं। जैसे लिस्ट मोड हो गया, आइकन मोड हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, अरेंज बाई नेम हो गया, कॉपी या न्यू फोल्डर बनाना है तो जैसे मैंने एक और नया फोल्डर बना दिया 2024। तो इस तरीके के काम हम कर सकते हैं। प्लस खाली जगह पर राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फोल्डर, इंपोर्ट प्रोजेक्ट। जैसे मान लो कहीं से DRP इंपोर्ट करनी है, जैसे मैंने कहा था ना कि रिजॉल्व में डबल क्लिक करके कर सकते हैं या दूसरी जगह प्रोजेक्ट ले जा सकते हैं, तो इंपोर्ट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ये DRA है, डाविंची रिजॉल्व आर्काइव। जैसे कई बार हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम सारा प्रोजेक्ट पैक करके रख देते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए किसी पार्टी के प्रोजेक्ट में 100 GB का फुटेज था, लेकिन 100 GB में से केवल हमने 60 GB इस्तेमाल करा, मतलब एडिटिंग में हमने एक्चुअली 60 GB इस्तेमाल करा, 40 GB का फुटेज इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कंप्यूटर में तो 40 GB एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब मान लो पार्टी का काम खत्म हो गया, रेंडर हो गया, तो प्रोजेक्ट का हम आर्काइव बना सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं, इस प्रोजेक्ट का हम आर्काइव बनाना है, ये रहा एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आर्काइव, वरना ये रहा एक्सपोर्ट आर्काइव। तो एक्चुअली जैसे मान लीजिए 100 GB का फुटेज था, 60 GB इस्तेमाल हुआ, 40 GB हार्ड ड्राइव में बिना मतलब में जगह घेर रहा है, तो मैं अगर किसी चालू प्रोजेक्ट का राइट क्लिक करके आर्काइव बना दूंगा, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आर्काइव, किसी एक फोल्डर में DRA फोल्डर होता है वहां रख देता है, तो रिजॉल्व क्या करेगा कि एक्चुअली 60 GB का जितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसी को उठा के उस फोल्डर में डालेगा। तो इसका मतलब मैं सारा ओरिजिनल उड़ा सकता हूँ। 60 GB जो मेरा एक्चुअल इस्तेमाल हुआ है वो मेरा उस फोल्डर में इकट्ठा रह जाएगा। कहने का मतलब उस फोल्डर में वो सारी ऑडियो, वीडियो, स्टिल, प्रोजेक्ट सब फाइलें होती हैं जो एक्चुअली में इस्तेमाल हुई है। जो नहीं इस्तेमाल हुई है उसे काट के अलग कर देता है। तो जो मास्टर फोल्डर है 100 GB का वो मैं मिटा सकता हूँ। 60 GB का डाटा मेरा ट्रिम डाउन डाटा मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर कभी मैंने आर्काइव बना रखा है तो मैं उस आर्काइव को ऐसे खाली जगह पर राइट क्लिक करके रेस्टोर प्रोजेक्ट आर्काइव कर सकता हूँ। डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग का मतलब होता है एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट खोलना। जैसे मान लो अगर मैंने इसे ऑन कर दिया, जितने प्रोजेक्टों पे मैं डबल क्लिक करता रहूंगा उतने प्रोजेक्ट खुलते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक। अदरवाइज अगर इस ऑप्शन को नहीं लेता, डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग को नहीं लेता, तो एट ए टाइम एक ही खुलेगा। वही बेटर है क्योंकि काम तो एक समय में एक ही प्रोजेक्ट में करना है, और अगर आप एक साथ 4-5 प्रोजेक्ट खोलोगे तो कंप्यूटर की रैम पे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर की रैम ज़्यादा इस्तेमाल होगी और अननेसेसरी कंप्यूटर स्लो होगा। तो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी को इस्तेमाल करो। डायनेमिक प्रोजेक्ट जनरली एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डाटा, इफेक्ट्स या टाइटल्स या लट्स कॉपी करने के लिए होता है। इस काम को बगैर प्रोजेक्ट खोले भी किया जा सकता है। तो बेमतलब में 2-2 प्रोजेक्ट खोल के, 3 प्रोजेक्ट खोल के काम करना, अननेसेसरी रैम बिजी करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जो भी काम ले जाने की, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत होती है वो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अदर प्रोजेक्ट बैकअप्स, कहीं बैकअप पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट का तो वहां से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज रिफ्रेश कर सकते हैं। रिमोट रेंडरिंग के ऑप्शन है, ये चीज हम समझेंगे, दूसरी मशीन पे रेंडरिंग कैसे लगानी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक नया डाटाबेस बनाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, उसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, फोल्डर कैसे बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे आना है, एक फोल्डर का डाटा दूसरे में कॉपी पेस्ट कैसे करना है। अब जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करा, मैं 24 में आ गया, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट की कमांड नहीं दिख रही बट कंट्रोल V करके कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो इस तरीके से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे कट पेस्ट भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ले जा सकते हैं। डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग जनरली जरूरत नहीं पड़ती। रेस्टोर प्रोजेक्ट आर्काइव, पहले प्रोजेक्ट का आर्काइव बनाना पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट का आर्काइव बना हुआ हो और अगर बाद में उसकी कोई एडिटिंग की जरूरत पड़ जाए तो उस आर्काइव को आप यहाँ पे वापसी जोड़ सकते हो। जैसे 100 GB का डाटा था, 60 GB इस्तेमाल करा, 40 GB
अननेसेसरी हार्ड डिस्क पे था, तो 60 जीबी हमने ट्रिम कर लिया। उस 60 जीबी के प्रोजेक्ट को दोबारा वापसी जोड़ने के लिए यहाँ से रेस्टोर प्रोजेक्ट आर्काइव करेंगे। अदर प्रोजेक्ट बैकअप, एक तो खाली जगह पे राइट क्लिक कर रहे थे, मेन्यू अलग आ रहा था। अब प्रोजेक्ट आइकन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो अलग आएगा, जैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट विद स्टील एंड लट्स। जैसे मैंने कहा था स्टील एंड लट्स का एक फोल्डर बनवाया था, ये बताएंगे कैसे स्टील एंड लट्स एक्सपोर्ट होती है। प्रोजेक्ट आर्काइव दोबारा आ गया, रेस्टोर एक्सपोर्ट करना है तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ही करना होगा। जैसे मान लो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें 100 जीबी में से 60 जीबी की एडिटिंग हुई है, तो वो 60 जीबी ट्रिम करने के लिए मुझे राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आर्काइव बोलना पड़ेगा। कॉपी प्रोजेक्ट सेटिंग देखनी हो तो मैं प्रोजेक्ट की सेटिंग देख सकता हूँ क्या क्या है, इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या सेटिंग है। अभी नेक्स्ट करेंगे तो समझेंगे, इसको यहाँ से नहीं खोलते, इस जगह से नहीं खोलेंगे, इसको अंदर जाके खोलेंगे। मतलब यही पन्ना खुलेगा प्रोजेक्ट की सेटिंग के लिए, सेम यही पेज खुलेगा बट अंदर से खोलेंगे, समझेंगे क्या क्या होता है। डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग, एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट खोलना, रिफ्रेश, रिमोट रेंडरिंग। तो ओवरऑल इस पेज में इतना ही होता है। एक तरीके से ये होम पेज है जहाँ पे आपको नया प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन मिलता है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, आर्काइव एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ छोटे मोटे आइकन है, न्यू फोल्डर, आइकन का साइज छोटा बड़ा करना, अरेंज बाई नेम, डेट, मॉडिफाइड टाइमलाइन। तो आइकन, लिस्ट मोड में ज्यादा डिटेल दिखती है, हम चाहें तो और डिटेल घटा बढ़ा सकते हैं ऐसे राइट क्लिक करके। अब जैसे हमने नया डाटाबेस बनाया, नया डाटाबेस के अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाना, कॉपी पेस्ट करना, डायनेमिक स्विचिंग, इंपोर्ट, रेस्टोर, आर्काइव के ऑप्शन देखे। तो अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजॉल्व पे जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे इसको अनलिंक कैसे कर। राइट क्लिक करेंगे, हम इसको रिमूव बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ से रिमूव करने से ये यहाँ से हट जाएगा। पहले हमने बनाया, डाटाबेस के अंदर प्रोजेक्ट की सेटिंग्स चेक करी, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। और ये हमने कहाँ जोड़ा था, ओपन फाइल लोकेशन करके चेक कर लेते हैं, डी ड्राइव में, रिजॉल्व में, न्यू डाटाबेस करके। तो इसका मतलब मान लो अगर इस वाले कंप्यूटर के रिजॉल्व की सेटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को मुझे किसी दूसरी मशीन पे जोड़ना है, सीधा फोल्डर पीछे पड़ा हुआ है डी ड्राइव में, रिजॉल्व में, न्यू डाटाबेस, ये वाला। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी मशीन में ले जाऊंगा और वहां जाके जोड़ना होगा। तो जोड़ने के प्रोसीजर को देख लेते हैं। पहले रिमूव करते हैं, रिमूव। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है, वार्निंग मैसेज आ रहा है कि क्या आप वाकई इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहा हाँ जी, डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो देखो अब केवल मेरा पुराना डाटाबेस रह गया, नया वाला जो बनाया था या उसमें जो भी काम करा था वो हट गया। अब इसको वापसी कैसे जोड़ना है, या मान लो दूसरी मशीन में कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पे हम ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी करेंगे। जैसे पहले हमने नया बनाने के लिए करा था, तो यहाँ पे देखो क्रिएट का ऑप्शन था, तो नाम पूछ रहा था किस नाम से जोड़ना है, कहाँ पे बनाना है फोल्डर। अब कनेक्ट की बारी है, देखो कनेक्ट आ रहा है यहाँ पे, कनेक्ट। अब की बार मैं जोड़ रहा हूँ, तो कोई भी नाम रख सकते हैं, पुराना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई नया। तो मान लो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको नाम दे दिया रीलिंक डाटाबेस। ठीक है, ये पूछेगा आप कहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं डी ड्राइव में जो हमारा न्यू डाटाबेस का फोल्डर था, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही बोलूंगा कनेक्ट, तो यहाँ पे देखो वही सारा मेरा जो पहले नया डाटाबेस बनाया था उसको मैंने दोबारा जोड़ दिया, और यहाँ पे टेस्ट फोल्डर, वही सारी चीजें पड़ी हुई हैं। प्लस इस डाटाबेस में जो भी रिजॉल्व की सेटिंग्स रही होंगी, या कीबोर्ड शॉर्टकट्स रहे होंगे, या जो भी मैंने कलर की सेटिंग्स कर रखी होंगी, वो एज इट इज वापसी आ जाएगी जहाँ पे भी आप जोड़ोगे, नई मशीन या इस मशीन पे। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट नया बना सकते हैं क्रिएट करके, और कनेक्ट कर सकते हैं जोड़ने के लिए। तो हमेशा जिस डाटाबेस में आप काम करोगे उसका बैकअप रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीजें होती हैं रिजॉल्व की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर यही है, इसी में सब कुछ चलता है रिजॉल्व का। अगर ये वाला फोल्डर खराब हो गया तो फिर आपको कोई काम वापसी नहीं मिलेगा। रिजॉल्व का जो फोल्डर होता है उसका हमेशा पेन ड्राइव पे या यूएसबी ड्राइव पे या गूगल ड्राइव पे कहीं पे बैकअप रखो। यहाँ पे मेरा पुराना वाला डाटाबेस चल रहा है जिसे मैंने नहीं छेड़ा, मतलब एक बार भी अनलिंक नहीं करा इस वाले रिजॉल्व से। मैंने एक नया डाटाबेस बनाया था, उसी में कुछ एग्जांपल आपको दिखाए और उसको अनलिंक करके दिखाया और फिर रीलिंक करके दिखाया। उससे भी पहले जैसे रिजॉल्व पुराने वर्जन में यहाँ पे ये चीजें नहीं होती थी, ये कुछ नए ऑप्शंस आए हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लोकल का मतलब हो गया, अगर यहाँ पे जैसे लोकल दिख रहा है, लोकल का मतलब है कि अभी जो भी रिजॉल्व का डाटाबेस है वो इस वाले कंप्यूटर पे है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ। लोकल की रिजॉल्व का डाटाबेस इसी कंप्यूटर पे और इसी कंप्यूटर पे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर नेटवर्क का मतलब, नेटवर्क का रिजॉल्व का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको नेटवर्क प्रोजेक्ट सर्वर बोलते हैं, और उसको किसी कंप्यूटर पे लोड करने के बाद अगर मान लो मेरे लोकल नेटवर्क पे 5 एडिटिंग मशीन है, 6 एडिटिंग मशीन है, तो मैं किसी भी कंप्यूटर का प्रोजेक्ट उठा के कहीं पे भी एडिट कर सकता हूँ, कहीं पे भी रेंडर कर सकता हूँ। इसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, सही से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो उसके बाद ये सेटअप
चालू होता है। एक ही स्टूडियो में 5-6 रिजॉल्व के सिस्टम है, तो कोई मशीन रेंडरिंग की वजह से खाली नहीं बैठ सकती कि भाई रेंडर खत्म होगा तब काम शुरू होगा। तो आप किसी भी मशीन से किसी भी मशीन का प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो और कहीं पे भी रेंडर कर सकते हो। ये तीसरी अभी फिलहाल नया आया है क्लाउड, ब्लैकमैजिक क्लाउड बोलते हैं इसको। जैसे हमारा गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसी तरह ब्लैकमैजिक का क्लाउड है। और इस वाले ऑप्शन से जैसे मैं प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोकल मशीन पे रख सकता हूँ, नेटवर्क पे रख सकता हूँ, तो सेम इसी तरीके से आप क्लाउड स्टोरेज में भी रख सकते हो। तो इसका मतलब ऑफिस में है, ऑफिस के नेटवर्क पे है, तो वहाँ एडिटिंग का काम हो रहा है, रेंडरिंग का काम हो रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी दूसरे शहर चला जाता हूँ कुछ दिन के काम के लिए, तो मैं सारा सामान उठा के नहीं ले जा सकता। तो वहाँ किसी लैपटॉप पे मैंने रिजॉल्व लोड करा, अपने ब्लैकमैजिक क्लाउड में लॉगिन करा यूजर नेम पासवर्ड से, और मेरे को वो सारे प्रोजेक्ट जो मैंने क्लाउड में सेव कर रखे हैं वो दिखने लग जाएंगे। आज की तारीख में रिजॉल्व में हम 3 तरीके से काम कर सकते हैं। लोकल मतलब डाटाबेस मेरा इसी कंप्यूटर में, नेटवर्क डाटाबेस मेरा नेटवर्क पे है, मतलब नेटवर्क पे जुड़ी हुई किसी मशीन पे हो सकता है, और क्लाउड मतलब मेरा डाटाबेस क्लाउड पे है, क्लाउड स्टोरेज पे है। कोलैबोरेशन का फीचर्स भी आता है जिसके तहत एक ही टाइमलाइन पे एक समय पे 6-7 एडिटर मिलके काम कर सकते हैं। मतलब कोई टाइटलिंग बना रहा है, कोई इफेक्ट्स लगा रहा है, कोई कलर ग्रेडिंग कर रहा है, कोई वीएफएक्स बना रहा है, कोई ऑडियो एडिटिंग कर रहा है, किसी ने रेंडरिंग का काम संभाल रहा है। तो एट ए टाइम 6-7 लोग मिलके एक ही टाइमलाइन पे, एक ही प्रोजेक्ट पे, एक ही पार्टी के काम पे काम कर सकते हैं। तो वो सारे फीचर्स हम आगे चल डिस्कस करेंगे। आपस में चैट भी कर सकते हैं। और ये जो कोलैबोरेशन वाला फीचर्स होता है, इसके अंदर जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में 4 टाइमलाइन है, या मान लो कोई इवेंट हुआ, उसके 4 दिन का इवेंट था, तो उस इवेंट की एडिटिंग हो रही है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो हमने 4 टाइमलाइन बनाई, डे 1 टाइमलाइन, डे 2 टाइमलाइन, डे 3, इसी तरीके से चौथी की। तो उसका जो बिन होता है जहाँ पे सारा काम दिखता है कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी फाइल इंपोर्ट करी है, कौन सी टाइमलाइन चल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि 6-7 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। जो यूजर जैसे जैसे लॉगिन करके आएगा उसका नाम हाईलाइट होता रहेगा कि ये लोग इस प्रोजेक्ट पे जुड़ गए। उसके बाद जो यूजर या जो एडिटर सबसे पहले जिस फाइल को क्लिक करके इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, तो उसका एक्सेस उसके पास आ जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई वीडियो है जो पहले यूजर ने क्लिक करके यूज करना शुरू कर दिया, तो वो बाकी जो यूजर है उनको वो क्लिप हाथ लगाने को नहीं मिलेगी जब तक कि पहला वाला बंदा काम नहीं खत्म करता। अगर इन केस बीच में किसी को इमरजेंसी आ गई या चाहिए, तो वो चैट इंटरफेस के थ्रू पहले यूजर को मैसेज भेज सकता है कि आप ये वाली फाइल शेयर कर दो, सो दैट कि मैं भी यूज कर सकूं। तो इस तरीके से काम होता है। मतलब एक साथ 6-7 लोग काम करेंगे तो ऐसा नहीं कि खिचड़ी पक जाएगी। जिसने जो फाइल पहले पकड़ी, जिस पे काम कर रहे हैं, वो फाइल उसके एक्सेस में आ जाती है। अगर किसी दूसरे बंदे को सेम चीज चाहिए, या तो पहला वाला काम खत्म करे, उसके छोड़े, रिलीज करे, या फिर उसको शेयर करे। इस तरीके से काम होता है। तो ये सारे फीचर फंक्शन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। रिमोट कोलैबोरेशन कैसे होता है, रिमोटली एडिटिंग कैसे होती है, 6-7 लोग मिलके कैसे काम करते हैं, रिमोट प्रेजेंटेशन क्या होती है, नेटवर्क पे 6-7 कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, क्लाउड पे कैसे होता है। आप सभी का धन्यवाद इस पॉडकास्ट वीडियो को देखने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में।